हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये आज की वीडियो केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर पे है, आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंसिंग क्या है, हाउ वी मेक अ केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव, ये डिफरेंट वीडियोस में मैंने अपने कवर करके दे दिया है। आप 4 और 5 वीडियोस में नियरली फुल चैप्टर कवर्ड है। टाइप ऑफ रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन। बट ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये वीडियो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि नाउ इट इज टाइम ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आपको बहुत सारी सिचुएशन में क्वेश्चंस का आंसर आता है, बट व्हेन इट इज आस्क्ड इन अल्टरनेटिव फॉर्म, इन इनडायरेक्ट फॉर्म, लाइक assertion रीजनिंग, लाइक अ केस स्टडी बेस, तो यू गेट कंफ्यूज और आपको लगता है कि नया क्वेश्चन आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट और है बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट नहीं आते कभी भी, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आएंगे। तो आई विल ट्राई टू कवर सच क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। और सेकेंडली, मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं आंसर लिख के ट्रांसलेट कर दूं। केमिस्ट्री में हर वर्ड जो मैं यूज करूंगा उसका मीनिंग भी स्पेसिफिकली क्लियर करके चलता हूं कि आपको हर वर्ड का मीनिंग पता हो। स्टिल एनी डाउट तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप पूछ सकते हो कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है या इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आई विल रिप्लाई थ्रू द कमेंट बॉक्स। तो देखिए, इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, बट ऑल आर इन इनडायरेक्ट फॉर्म। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, aqueous solutions of two salts are mixed and yellow precipitate of lead iodide is formed by exchange of ions. Give reaction and type of reaction. तो सबसे पहले तो आपको 9th में फार्मूले कैसे बनाते हैं, व्हाट इज लेड आयोडाइड, व्हाट इज सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट इज सिल्वर क्लोराइड, व्हाट इज अमोनियम सल्फेट। आप सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सिंबल्स, वैलेंसीज, रेडिकल सारे याद कर लें, क्योंकि अगर फार्मूले गलत है ना तो आपकी सारी नॉलेज बेकार है। एग्जामिनर सबसे पहले अगर आपने सपोज NaCl को लिख दिया NaCl2, तो वहीं सर्कल लगा के 0 कर देगा एंड यू विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। तो अगर परफेक्शन चाहिए, जो मैं सिखाना चाहता हूं हर स्टूडेंट को, और जो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस तरह सीख के 100% स्कोर करे इन माय सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो आपको परफेक्शन तो सीखनी पड़ेगी। तो आपको पहले फार्मूले बनाने आने चाहिए। फिर इसमें जो जो वर्ड है मैं उनका मीनिंग भी बता देता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी बता देता हूं। जैसे इसके अंदर एक वर्ड हुआ प्रेसिपिटेट, तो व्हाट इज मेंट, अगर मान लो ये पूछ ले व्हाट इज मेंट बाय प्रेसिपिटेट, तो इसका आंसर है प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड which is formed and settles down at the bottom after some time। कोई सॉलिड ऐसा जो डिसॉल्व ना हो और थोड़ा टाइम बाद वो बॉटम, बीकर के बॉटम पे या टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे सेटल हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सॉलिड इंपॉर्टेंट कर अंडरलाइन कर लें और आपसे नोट्स प्रिपेयर कर लें, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें टर्म एक्वस यूज होती है बार बार। तो सॉल्यूशन किस तरह के हो सकते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। अगर ये पूछे व्हाट इज मेंट बाय एक्वस सॉल्यूशन, तो उसका आंसर ये है सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन वाटर एज सॉल्वेंट। इन वाटर एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आप नमक है, पानी में डिसॉल्व कर दो, वी से इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ओके, इन वाटर ना भी लेके एक्वस मींस इन वाटर। तो आप ये सोचते होंगे क्या कोई और सॉल्यूशन भी हो सकता है? यस, उसे बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे सपोज नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, या पेंट है, पेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, उसके लिए हमें एसीटोन चाहिए या डाइमिथाइल कीटोन जिसे बोलते हैं, या थिनर चाहिए या कैरोसिन चाहिए। तो उसमें अगर आपने डिसॉल्व कर दिया तो वो भी सोल्यूशन है, बट वी कैन से इट इज नॉन एक्वस सोल्यूशन, दैट इज सोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। इंपॉर्टेंट है अदर देन वाटर, इट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई मीनिंग नहीं है इसका, मैं इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा, बट अगेन टेंडेंसी एक ही है कि आपको इतने ब्रॉड एस्पेक्ट में केमिस्ट्री को समझा दूं कि आपकी सारी सिचुएशंस आपको फेस करने में इजी हो जाए। देखिए, इसके अंदर वर्ड लेड आयोडाइड यूज हुआ, जो प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब 2 सब्सटेंसेस होंगे जो वाटर में डिसॉल्व भी होते हो। एक के पास लेड होना चाहिए और एक के पास आयोडाइड। लेड कैटायन पार्ट होगा, ध्यान रखना, लेड कैटायन पार्ट होना चाहिए और आयोडाइड एनायन पार्ट होना चाहिए। इतनी तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बनेगा कैसे सॉल्ट ये।
तो ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। इसमें जो रिएक्शन है, इनफैक्ट हमारे पास लेड आयोडाइड बनने में, आपको पहले बता दूं, जो बनना है वो है PbI2। इसे आप सॉलिड लिख दें या एरो डाउनवर्ड लगा दें। अब जो सॉल्ट है ना, वो है हमारे पास PbNO3 होल ट्वाइस। अब कई स्टूडेंट यहां पर एक्वस नहीं लिखते, मैं आपको फिर वही कहूंगा, अगर 2 मार्क्स रिएक्शन है तो 2 मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप 2 सॉलिड पाउडर मिला दो तो दोनों सॉलिड पाउडर को मिलाने के बाद रिएक्शन होती ही नहीं है। तो एक्वस की इंपॉर्टेंस है, बैलेंसिंग की इंपॉर्टेंस है। सपोज इसमें आपको मैंने कहा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो यहां पर डाल दें एक्वस। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, एक्वस। तो आप देखिए इसके पास नाइट्रेट है, इसके पास आयोडाइड है। आयोडाइड इसे मिल जाएगा, नाइट्रेट इसे मिल जाएगा, इसे बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट के सामने या तो सॉलिड या ये लिखा जाएगा, क्योंकि लेड को मिल गया आयोडाइड तो पोटेशियम को मिलेगा नाइट्रेट। तो पोटेशियम का नाइट्रेट के NO3 और ये एक्वस है। बैलेंसिंग क्योंकि इधर नाइट्रेट 2 है, इधर नाइट्रेट 1 है, इधर 2 लगा दें। यहाँ पोटेशियम 2 हो गए, यहाँ पोटेशियम 2 लगा दें। आयोडीन भी बैलेंस हो गई, पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। तो ये, और इसके बाद अगर आपको बिल्कुल फुल मार्क्स लेने हैं ना, तो आपको हर रिएक्शन में, हर सब्सटेंस के नीचे उसका पूरा नाम जरूर लिखना चाहिए। इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन हो जाता है कि एग्जामिनर का, पेपर चेक करने वाले का दिल खुश हो जाता है कि यू नो इट वेरी वेल। दैट इज, हर सब्सटेंस के नीचे इसका नाम, जैसे इसके नीचे लिखोगे लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, यहां नाम और लिख दें तो ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट तरीका है प्रेजेंटेशन का। तो ये तो हो गई रिएक्शन। अब इसमें पूछा हुआ है रिएक्शन क्या है। टाइप ऑफ रिएक्शन, जितनी भी एक्सचेंज ऑफ आयन से होती हैं, दे आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये आप मेरे ना चैनल की वीडियोस में देख लें, मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट के और डिस्प्लेसमेंट के और रेडॉक्स के और कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन के अलग अलग वीडियोस में, छोटी छोटी वीडियोस में कवर किया हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह की रिएक्शन किस कैटेगरी में आती हैं। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आयन से, दिस रिएक्शन इज बाय एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कई बुक्स में लिखा होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट बन जाए तो इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, बट हर डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन नहीं बनता, बी क्लियर अबाउट इट। तो जहां डबल डिस्प्लेसमेंट है और प्रेसिपिटेट बन जाए, यानी कोई इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाए, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये हो गया इसका, आपको मैंने बता दिया एक्वस का क्या मीनिंग है, सॉल्ट्स कौन से हैं, ये है येलो प्रेसिपिटेट है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट है, पीपीटी लिख दें। और टाइप ऑफ रिएक्शन मैंने बता दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन वही है जो आपने पढ़ रखे हैं, बट पूछे हुए इनडायरेक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कई स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। आपको मैं बिल्कुल परफेक्शन सिखा दूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए विद रीजन। जैसे क्वेश्चन है अ ग्रीन कलर्ड आयरन सॉल्ट, तो ये वैसे पता होना चाहिए फेरस सल्फेट होता है FeSO4, बट .7H2 की इंपॉर्टेंस भी बताता हूं क्या है ये। लूजेस इट्स कलर ऑन जेंटल हीटिंग। देखिए जेंटल हीटिंग और स्ट्रॉन्ग हीटिंग दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं कि आप हीट करोगे तो केमिकल रिएक्शन ही हो जाएगी। तो अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि ऑन जेंटल हीटिंग इट लूजेस कलर, फिर आगे दे रखा है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग कलर चेंजेस टू ब्राउन एंड ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट, गिव रिएक्शन। तो देखिए इसके अंदर पहली बात तो सल्फर क्या है मैं बता दूं। सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर का सिंबल है S। सल्फर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है 115 डिग्री सेल्सियस, और सल्फर को अगर बर्न करो ना तो जो गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी चोकिंग स्मेल है, आप इसे स्मेल नहीं कर सकते। यू कैन फेल इन अनकॉन्शियस ऑल्सो। रीजन बीइंग ये जो रिएक्शन होती है ना सल्फर प्लस ऑक्सीजन बर्निंग पे, इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड है, इसे वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो एसिड बन जाएगा। तो आप ऐसा समझे आप एसिड इनहेल कर रहे हो। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आर एसिडिक गैसेस, तो देयरफॉर दे शुड नॉट बी इनहेल्ड। इतना इरिटेटिंग स्मेल है इसकी, इतनी ज्यादा अनकॉन्शियस कर देने वाली स्मेल है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही हार्मफुल है, तो इट शुड नॉट बी इनहेल्ड। बट
पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड बनती कब है। बट अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी पूछ ले तो सल्फर डाइऑक्साइड में फर्दर जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगी ना तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है ट्राइऑक्साइड। कब बनेगी? जब सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी। और पूछ सकते हैं चलो कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो क्या होगा। फिर वही कहूंगा, इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है, बट इतने ब्रॉड एस्पेक्ट में पढ़ें कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, याद रखना, एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके सल्फ्यूरस एसिड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड को करके सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड स्टेबल है, सल्फ्यूरस एसिड इज अनस्टेबल। तो लैब में रेडी नहीं मिलता, सल्फ्यूरिक रेडी मिलता है, H2SO4 H2SO3 रेडी नहीं मिलता, वो अनस्टेबल एसिड है। तो फर्दर वी कैन गो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें आपको दे रखा है कि फर्दर हीट करने पे कलर ब्राउन और बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, तो क्या रिएक्शन है। तो देखिए इसके अंदर FeSO4.7H2O, ये FeSO4.7H2O, इसे बोलते हैं ग्रीन विट्रॉयल। ग्रीन विट्रॉयल यानी ये ग्रीन कलर का है, ये सॉल्ट ग्रीन कलर का है। जेंटल हीटिंग पे ये क्या करेगा, ये एनहाइड्रस बन जाएगा। FeSO4 तो आ जाएगा सॉलिड और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर। इसके नीचे लिखोगे लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर, इसके नीचे लिखोगे एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मींस जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ गया, गायब हो गया। तो देखिए पहले पार्ट का आंसर ये है कि ग्रीन कलर्ड सॉल्ट इज दिस FeSO4.7H2O। On gentle heating, it changes its color because 7 water molecules are lost to atmosphere and we get FeSO4 which is anhydrous। अब क्वेश्चन है फर्दर हीट करने पे, तो इसकी रिएक्शन आपको आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में भी है, और इस पे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में है, ये वन फॉर्म है। तो इससे अगर आप सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन में यहां लिख देता हूं कि FeSO4 की जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो Fe2O3 बनेगा सॉलिड। ये जो कहा है ना इस वाले में ब्राउन, तो ये ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड है। और दो चोकिंग स्मेल वाली गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर फॉर्म, और इसमें आयरन 2 है तो यहां 2 कर दें तो ये बैलेंस भी हो गई। तो मैं रिवाइज करा दूं, क्या बताया मैंने कि FeSO4.7H2O ग्रीन इन कलर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं CuSO4.5H2O तो CuSO4.5H2O इट इज कॉल्ड ब्लू विट्रॉयल। ब्लू विट्रॉयल का कलर ब्लू है। इसमें भी यही प्रॉपर्टी है कि इसे जेंटल हीटिंग करोगे तो जेंटल हीटिंग पे इट विल लूज 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। छोड़ दोगे इट विल अगेन रीगेन इट्स कलर बिकॉज हर मॉलिक्यूल अपने साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर लेगा, इट विल बिकम CuSO4.5H2O। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट में डिफरेंस समझ ले। हाइड्रेटेड मींस विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एनहाइड्रस मींस जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो चुके हो, करेक्ट। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन में फेरिक ऑक्साइड बनेगा, वो रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर है, मैंने लिख दिया सॉलिड। और चोकिंग स्मेल की 2 गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड जरूर निकलेगी, और ये इसका कंप्लीट और परफेक्ट सॉल्यूशन है। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछी हुई है, टाइप ऑफ रिएक्शन में कई इसको लिख देते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। यस यू आर करेक्ट, डीकंपोजिशन है, बट अगर 100% स्कोर करने हैं तो यू विल हैव टू राइट इट इज अ थर्मल डीकंपोजिशन। क्यों? क्योंकि डीकंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी भी तो होता है, डीकंपोजिशन ड्यू टू सनलाइट भी तो होता है। तो डीकंपोजिशन की टाइप्स हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लिखो इट इज अ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू 2 or more substances due to action of heat, due to action of heat
सो इट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप एक मेरी वीडियो में देख लोगे तो उसके अंदर आपको थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन के सारे एग्जांपल जो आपके सिलेबस के हैं वो दे रखे हैं, और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उसमें भरने की कोशिश की है कि आपको टाइम का, क्योंकि 10th के बच्चों के लिए टाइम ही सबसे प्रेशियस चीज है। अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो आप समझो कि आप अपनी नॉलेज भी कम कर रहे हो और रिजल्ट भी खराब कर रहे हो। तो मेरी वीडियो में सिर्फ यही है कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, और वीडियो को हमेशा कॉन्सेंट्रेशन से, एकाग्रता से बैठ के देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आस्क डाउट थ्रू कमेंट बॉक्स। तो सर्टेनली, क्योंकि मुझे भी इतने साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, तो परफेक्शन से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, आप सो दैट अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, अपने सिटी में नंबर 1 रहें। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है अ कलरलेस लेड सॉल्ट, कलरलेस लेड सॉल्ट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस येलो रेजिड्यू। अब लेड वाले में ऑब्वियस है, ये याद होना चाहिए कि लेड ऑक्साइड का येलो कलर का पाउडर होता है, और ये लेड नाइट्रेट है। इसके बाद है ब्राउन फ्यूम्स। तो ये ब्राउन फ्यूम्स वैसे तो बहुतों के हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इसी का ही है, बट अगर लेड के सॉल्ट को हीट करोगे, क्योंकि नाइट्रेट है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। तो गिव रिएक्शन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, ये है लेड का नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ऑन हीटिंग, तो इसे हीट डेल्टा लगा दें। लेड ऑक्साइड PbO, ये सॉलिड है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन कलर की गैस है, प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैस है। तो बैलेंसिंग में ऐसे 2 to 4 अगर याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपको हीट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, इट में टेक फ्यू मिनट्स। तो लेड नाइट्रेट कलरलेस है, ये रहा लेड का सॉल्ट कलरलेस। हीट करने पे येलो रेजिड्यू, ये जो आएगा ये येलो कलर का है, ये ब्राउन फ्यूम्स है, और ऑक्सीजन इज अ कलरलेस गैस। ये हमें दिखती नहीं है बट इट कैन बी टेस्टेड। अगर ये पूछ लें ऑक्सीजन का क्या टेस्ट है, हाइड्रोजन का क्या टेस्ट है, और CO2 का क्या टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑक्सीजन का टेस्ट ये है कि ऑक्सीजन गैस, अगर आप एक बर्निंग मैच स्टिक लें और उसे एक्सटिंग्विश बुझा दें, थोड़ी सी चिंगारी बच जाए, और आप उसे ऑक्सीजन के सिलेंडर में ले जाओ, इट रीस्टार्ट्स बर्निंग। तो वी से ऑक्सीजन गैस इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। बनती कैसे मैं वही बता देता हूं। पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, इट इज पोटेशियम क्लोरेट, याद कर लेना, डीकम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मेरी वीडियो में भी कवर्ड है। अगर पोटेशियम क्लोरेट को हीट करें तो वी गेट पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। इट इज लैबोरेटरी प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। कोई अगर ये पूछे कि लैब में बनेगी कैसे, पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो अगर ये पूछा ऑक्सीजन का टेस्ट क्या है, तो आपको मैंने बता दिया, इट इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। अगर पूछे व्हाट इज टेस्ट ऑफ CO2, मान लो किसी रिएक्शन में CO2 बन गया, फिर पूछ लें टेस्ट क्या है CO2, तो CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आप एक टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डाल दें, लाइम वाटर इट लुक्स जस्ट लाइक वाटर, पता नहीं चलता। एक स्ट्रॉ ले लें, स्ट्रॉ से एक्सेल करें, इस तरह से एक्सेल करें ट्यूब के अंदर, इट विल बिकम मिल्की। तो हम कहेंगे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ये है कि जो अभी आपको एक्सपेरिमेंट मैंने बताया कि आप एक बर्निंग मैच स्टिक लें, उसे CO2 वाले में ले जाएं, CO2 से बुझा देगी। ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, उसकी रिएक्शन भी आपके सिलेबस में है, आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में ये मिल जाएगा कि व्हाट इज रिएक्शन ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें भी बेसिकली काम क्या करेगा, काम कार्बन डाइऑक्साइड करेगी, क्योंकि आग उसी नहीं बुझानी है। और अगर सपोज किसी रिएक्शन में बने हाइड्रोजन, ये पूछे व्हाट इज टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉपिंग साउंड। तो उसका एक्सपेरिमेंट है, आपके NCERT में एक्टिविटी भी दे रखी है। आप जिंक ग्रेन्यूल्स पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, जिंक प्लस HCl गिव जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को जब सोप सॉल्यूशन पे पास करते हो, सोप सॉल्यूशन से, और बर्निंग मैच स्टिक पास में लाते हो, तो उसमें स्मॉल क्रैकिंग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए बोलते हैं हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉपिंग साउंड। तो पता होना चाहिए सारा कुछ, पार्ट ऑफ सिलेबस ही बता रहा हूं मैं, कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताऊंगा जो 11th या 12th को टच करता हो। हर चीज आपके 10th की और 9th के लेवल की होगी,
या वो किसी और चैप्टर में आ रही होगी, या पहले पढ़ चुके होगे, या फर्दर आगे आनी होगी, तो आप हर वर्ड को ध्यान से सुने, नोट्स प्रिपेयर करें। एक क्वेश्चन ये लिया है मैंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन में ही यूजुअली आप मार्क्स गंवा बैठते हो। जो बिल्कुल रटे रटाए हैं, जैसे पूछ ले व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, आप लिख दोगे और रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस इज डीकंपोज्ड टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पूछ ले व्हाट इज डेंसिटी, आपने याद कर रखा है, व्हाट इज कोरोजन याद कर रखा है, बट ये क्वेश्चन याद करने वाले नहीं है बेटा, इनके लिए आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के बाद प्रेजेंटेशन चाहिए, और आपको तभी ही उसको परफेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे और 100% स्कोर कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद। मैंने अभी कुछ टाइम पहले कार्बन के चैप्टर पे भी 2-3 वीडियोस बनाई थी। कार्बन में भी ज्यादातर स्टूडेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ही मार्क आते हैं, रिएक्शंस याद हो जाती हैं, आपको पता चल जाएगा एल्कोहल क्या है, एल्कोहल की क्या रिएक्शन है, बट वही क्वेश्चन जब इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछेंगे, आप मेरी वीडियो वॉच करो, आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उन क्वेश्चन को आंसर करके आप 100% स्कोर कर सकते हो, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। तो देखिए इसके अंदर ये आपको 2 वेसल दे रखे हैं, कॉपर वेसल और एल्यूमिनियम वेसल। सपोज ये वेसल कॉपर का है और ये सपोज वेसल एल्यूमिनियम का है। अब क्वेश्चन ये है, 3 आपके पास लिक्विड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर। कौन सा किस किस में रखा जा सकता है, क्यों, और अगर नहीं रखा जा सकता तो क्यों? तो ऑब्वियस है इसके अंदर सारी नॉलेज होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो मैं उसको भी बता दूं आपको। अगर ये पूछे व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसका आंसर ये है द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। उसको याद करने का तरीका भी है, कई अपने अपने डिवाइस कर रखे होते हैं, आप कोई सा भी मेथड डिवाइस कर लें, अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा है या टिन ज्यादा है या कॉपर, ये पता होने चाहिए, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम ये बोलते हैं कि हायर रिएक्टिव ऊपर लाई करता है, लेस रिएक्टिव नीचे लाई करता है। तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक और है इसके अंदर, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन आती है, आपने देखा हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, देन व्हाई इट इज प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो देखिए इसका भी तो आंसर देना ही पड़ेगा ना। अगर सपोज मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिखूं, बीच में लिख दूं हाइड्रोजन, ऊपर से मैं कह रहा हूं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, बीच में लिख दिया नॉन मेटल, व्हाई? तो देखिए इसके अंदर एक कट ऑफ लाइन है, हाइड्रोजन क्या है। वैसे तो आप ये भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन जस्ट लाइक मेटल्स कैन डू, तो ये भी इसका रीजन हो सकता है। बट हाइड्रोजन क्या कट ऑफ लाइन है, कट ऑफ लाइन मीन्स जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, बट उसके नीचे लाई करने वाले मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये वो मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं, इनकी कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये कट ऑफ लाइन है। और बिहेवियर आपको बता दिया, क्योंकि इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन एज मेटल्स कैन डू टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, तो देयरफॉर इट इज प्लेस्ड इन दिस और एज अ कट ऑफ लाइन। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पीरियोडिक चार्ट के अंदर आप फर्स्ट ग्रुप में जब एलिमेंट स्टडी करते हो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे आते हैं, ऊपर फिर रखा होगा हाइड्रोजन। आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सारे तो मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो क्यों रख दिया इसके ऊपर? तो इसके फिर 2 तरह से आंसर दिए जाते हैं। एक तो यह है कि पीरियोडिक चार्ट में सिमिट्री है, सिमिट्री मींस जिनके 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन सबको इकट्ठा रखा हुआ है, जैसे कि 2 1 2 8 1 2 8 8 1, यानी सबके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स एक हैं और हाइड्रोजन का भी एक है, सिमिट्रिक है। और दूसरा लॉजिक फिर ये कह सकते हो कि सिंस इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन जस्ट लाइक मेटल्स कैन डू, सोडियम बनाता है Na+1, तो हाइड्रोजन भी बनाता है H+1, पोटेशियम बनाता है K+1, तो इसलिए भी रखा हुआ है, तो यू कैन जस्टिफाई इन दिस वे ऑल्सो। तो देखिए इसके अंदर क्या करना है, हमने रिएक्टिविटी देखनी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, नोट्स अपने आप प्रिपेयर कर लेना। पहला अगर सपोज लें डाइल्यूट HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर मेटल, ये आपको पता है कि ऑल मेटल्स लाइंग बिलो हाइड्रोजन दे डू नॉट रिएक्ट, इसके सामने लिखा जाता है नो रिएक्शन, होती नहीं है। तो वी कैन से HCl
कैन बी स्टोर्ड इन दिस वेसल, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी तो आप स्टोर कर सकते हो, करेक्ट। फिर है जिंक क्लोराइड सोल्यूशन, तो हमारे पास है कॉपर प्लस जिंक क्लोराइड सोल्यूशन ZnCl2 एक्वस। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, देयरफॉर नो रिएक्शन, हेंस इट कैन आल्सो बी स्टोर्ड। जिंक क्लोराइड भी स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है वाटर, तो कॉपर अगर वाटर उसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करें तो ना तो कोल्ड वाटर से ना हॉट वाटर से और इवन स्टीम से भी कोई रिएक्शन नहीं होती, तो नो रिएक्शन है। तो इसका मतलब दे ऑल कैन बी स्टोर्ड, 1 2 3 ऑल कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम वेसल, तो देखिए इसके अंदर भी आपको सारा रिएक्शन का स्टडी करना पड़ेगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जैसे पहला ने HCl, तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर एल्यूमिनियम मेटल है और HCl है तो एल्यूमिनियम लाइज क्वाइट हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये बन जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अरे भाई जब रिएक्शन ही हो जाएगी तो कंटेनर ही खत्म हो जाएगा। सो HCl कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम वेसल, करेक्ट। बट एल्यूमिनियम की एक और बता दूं आपको कि एल्यूमिनियम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाई है, बट आयरन की तरह कोरोड नहीं होता, आयरन की तरह कोरोजन नहीं होता। क्यों? इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में हाई है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगी, यानी फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देगी। यानी जब भी आपको एल्यूमिनियम मेटल की रिएक्शन करवानी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एल्यूमिनियम को स्क्रबिंग पेपर से स्क्रब कर दोगे, सो दैट ऑक्साइड लेयर हट जाए और फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल रिएक्शन के लिए तैयार हो। बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर नहीं है, तो एल्यूमिनियम और HCl रिएक्ट कर जाएंगे, दे कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। नेक्स्ट आता है जिंक क्लोराइड। अगर सपोज एल्यूमिनियम वेसल है और जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो हमें ये देखना है कि क्या ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। तो रिएक्टिविटी सीरीज की मेरी वीडियो है, उसमें आप देख लो, अदरवाइज आपको NCERT देख के आता भी होगा। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, इट विल रिएक्ट, जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो इट ऑल्सो कैन नॉट बी स्टोर्ड। ये भी इसमें नहीं रखा जा सकता, ये भी इसमें नहीं रखा जा सकता। व्हाट अबाउट वाटर? तो एल्यूमिनियम अगर मैं इसके नीचे लिखूं कोल्ड वाटर, ये इसके नीचे लिखूं कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर के साथ इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन, तो वी कैन से वाटर और वाटर एट रूम टेम्परेचर कैन बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम वेसल। तो अगर आपसे ये पूछें किस फिजिकल स्टेट में वाटर रिएक्ट कर सकता है एल्यूमिनियम के साथ, तो ये भी पता होना चाहिए। तो अगर वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट कर लें तो एल्यूमिनियम मेटल स्टीम से रिएक्ट कर जाता है। तो इस केस में क्योंकि स्टीम नहीं पूछा आपसे, आपसे सिर्फ वाटर पूछा हुआ है, तो वी कैन से वाटर कैन बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम वेसल बिकॉज देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन। तो मैं आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देख के, इसे समझ के, इसका मुझे फीडबैक ऐसा दें कि डू यू लाइक सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डू यू लाइक सच टाइप ऑफ वीडियोस। मैं कोई रटी रटाई वीडियो से नहीं पढ़ाता, ना मैं आपको ऐसा कहता हूं कि आप इसे कोई क्वेश्चन को क्रैम कर लो। तो अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव आएगा, इट विल बूस्ट माई मोरल, तो इट विल एनकरेज मी टू सर्व मोर and I can serve you each and every part of your syllabus of physics, chemistry and maths from easiest level to hardest level, toughest level question भी मैं सर्व कर सकता हूँ, provided you like them, you share them and you encourage me। तो वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट में समझ आया हो तो एक अच्छा सा लाइक जरूर दे देना। अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो शेयर कर लो, सो दैट नॉलेज इज स्प्रेड फ्री। क्वालिटी नॉलेज फ्री मिल जाए उनको, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, नो एनी चार्जेस फॉर दैट। आप इसे समझ लें और इट विल बी कॉज ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस टू मी कि अगर आप मेरे लेक्चर के बाद आप ये कहें हमें तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया, हमें तो बहुत मजा आ गया ये पढ़ के, तो इट इज द मोस्ट इमेंस प्लेजर गिविंग थिंग टू मी।
और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्लास 9th और 10th की किसी और चैनल पे जाने की नीड ना पड़े। मेरे चैनल की वीडियोस में ही आपको हर चीज बड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके हर डाउट को लेने को मैं तैयार हूं। मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे अगर किसी ने किसी वीडियो पे कोई भी क्वेश्चन किया है तो हर क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने खुद दिया है और उसको अप टू टोटल सेटिस्फेक्शन कि आपको डाउट छोड़ के नहीं जाना। जब आप पूछोगे नहीं, हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम कहा भी करते थे कि आस्क क्वेश्चन, बच्चों से कहते थे आस्क क्वेश्चन। अगर पूछोगे नहीं तो प्रॉब्लम पाइलअप हो जाएंगी, पाइलअप हो जाएंगी तो आपको सब्जेक्ट टीचर सब बोर लगेगा, बुरा लगेगा सब कुछ। तो इसलिए नेवर हेजिटेट टू आस्क, अपनी क्वेरीज को दबाओ मत। एज फार एज मैं सारे जहां की तो नहीं कह सकता, बट एज फार एज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्लास 9th एंड 10th इज कंसर्न, आई कैन से आस्क आस्क एंड आस्क। क्वेश्चन पूछो बार बार, जितने क्वेश्चन पूछोगे उतनी ही आपकी नॉलेज एनहांस हो जाएगी और उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप ऑन watching the videos of my channel of different topics. Thank you.